नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र विराट और आपका स्वागत करता हूं विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आप लोग को आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 या और भी अदर कंपटीशन एग्जाम का, तो आज ज्योग्राफी का बहुत एक शानदार सेशन लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना विलंब करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आज करवाएंगे। उससे पहले एक सवाल है, यहाँ पे इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। देख लीजिए, एक सवाल है कि आदि इतिहास किसके किसके बीच की अवधि है। ठीक है, आदि इतिहास जो है वो किसके किसके बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे भारत की नदियाँ से जो इम्पोर्टेंट जो जो क्वेश्चन है उसकी ओर। चलिए, तो इसका ऑप्शन है आधुनिक इतिहास, प्राग इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो सेशन होगा बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी अदर और भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। चलिए, तो आदि इतिहास की बात करते हैं। तो आदि इतिहास जो है वो प्राग इतिहास एवं इतिहास के बीच की अवधि होती है। ठीक है, आदि इतिहास जो है वो प्राग इतिहास, ठीक है, प्राग इतिहास और इतिहास के बीच, ठीक है, प्राग इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। यह वह समय है, ठीक है, प्राग इतिहास जो है, यानी ये आदि इतिहास की अगर बात करें तो यह वह समय है जिसके लिए मतलब हम कह सकते हैं कि जब मनुष्यों ने भोजन, ठीक है, जब मनुष्यों ने भोजन प्राप्त करने के लिए खेती करना प्रारंभ कर लिया था। ठीक है, आदि इतिहास उस काल को कहते हैं। अगर हम आदि इतिहास की बात करें, देखिए, अगर हम आदि इतिहास की बात करें तो आदि इतिहास किसे कहते हैं? तो आदि इतिहास जो है हम उस काल को कहते हैं, ठीक है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी, ठीक है, उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति आती है। तो यानी हमारा सवाल था कि आदि इतिहास और आदि इतिहास जो है किस किस के बीच की अवधि है। तो आदि इतिहास जो है वो प्राग इतिहास और इतिहास के बीच के, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा था उसमें प्राग इतिहास हो जाएगा। यानी करेक्ट आपका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, प्राग इतिहास। चलिए, हम जो आप लोग का सेशन आज लेकर के आए हैं भारत की प्रमुख नदियां से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद से एक और छोटा सा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पुराना युग कौन सा है? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अगर सबसे पुराना युग की बात करें तो यहाँ पे आर्कियन है, कैम्ब्रियन है, कार्बोनिफेरस है। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है और एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पुराना युग की अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना युग कहा जाता है आर्कियन को। ठीक है, कौन सा युग है? आर्कियन युग है। चलिए, अब यहाँ से आप लोग का रियल में जो सेशन है वो स्टार्ट होता है। चलिए, सबसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, या फिर जिस नदी पे वो स्थित है वो नदी कौन सा है? ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपके पास है कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध की बात कर रहे हैं। ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध की बात करते हैं तो नागा अर्जुन सागर बांध, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है, तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कौन सा नदी पे है? कृष्णा नदी। तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसका निर्माण की अगर बात करें, ठीक है, कृष्णा नदी पे जो नागा अर्जुन सागर बांध है इसके अगर निर्माण की बात करें तो वो 1967 ईस्वी में पूर्ण कर दिया गया था। ठीक है, यानी नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, 1967 ईस्वी में ये पूर्ण हुआ था। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा मैसनरी बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा मैसनरी बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा मैसनरी बांध कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर बांध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा मैसनरी बांध कौन सा है तो वो है नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा नदी पे है? कृष्णा नदी पे। और इसका जो कार्य जो पूर्ण हुआ था, ठीक है, इसका निर्माण का जो कार्य पूर्ण हुआ था वो 1967 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1967 ईस्वी में। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा मैसनरी बांध है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा, ठीक है, नलगोंडा, ये तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना के नलगोंडा, और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर,
ये जिला है, आंध्र प्रदेश के जिला कौन है, गुंटूर एक है, और एक तेलंगाना का जिला है नलगोंडा। तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिलों के सीमा पर स्थित है नागार्जुन बांध। ठीक है, कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना के नलगोंडा जिला के सीमा के बीच में स्थित है नागार्जुन बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। चलिए, तो हमारा सवाल था कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, यानी तो ये कौन सा नदी पर हो जाएगा, कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सा नदी, कृष्णा नदी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके पास है, अगला सवाल क्वेश्चन कहता है कि पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। ठीक है, पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है तिब्बत, नेपाल, भूटान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसके अगर हम बात करते हैं पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो यह जो परियोजना है ना, यह भूटान, ठीक है, भूटान का आपने नाम सुना होगा। तो भूटान की राजधानी जिसको बोलते हैं थिम्फू। ठीक है, तो भूटान की राजधानी थिम्फू से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व, ठीक है, 80 किलोमीटर पूर्व किसकी हम बात करते हैं, तो पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट। यह जो है से क्या है, तो ये जल विद्युत परियोजना है। इसका आपने जो नाम सुना ये क्या है, तो जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये जल विद्युत परियोजना है जो भूटान के थिम्फू जो राजधानी है उससे 80 किलोमीटर पूर्व, ठीक है, दक्षिण हिमालय में, कहाँ, दक्षिण हिमालय में। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण हिमालय। तो दक्षिण हिमालय में पुनात सांगछू एक नदी है। ठीक है, पुनात सांगछू क्या है, एक नदी का नाम है। ठीक है, पुनात सांगछू क्या है, तो एक नदी का नाम है। तो पुनात सांगछू एक नदी है जो दक्षिण हिमालय में वो स्थित है। तो दक्षिण हिमालय में पुनात सांगछू जो नदी है उसी नदी पर ये निर्मित है। कौन सा, तो पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो क्या है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये भूटान के राजधानी थिम्पू से 80 किलोमीटर पूर्व, ठीक है, दक्षिण हिमालय के पुनात सांगछू नदी पर निर्मित है। तो हम यहाँ पे सवाल था कि पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि ये भूटान में अवस्थित है। कहाँ है, भूटान में। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आपके पास आया है। देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पे स्थित है। ठीक है, उकाई परियोजना किस नदी पे स्थित है। आपके पास ऑप्शन है झेलम, सतलज, ताप्ती, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो उकाई परियोजना की हम बात कर लेते हैं। तो उकाई परियोजना जो है ना, ये गुजरात का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, गुजरात। तो गुजरात में एक ताप्ती नदी है। कौन सा नदी है, ताप्ती नदी। तो ध्यान दीजिएगा, उकाई परियोजना की बात कर रहे हैं। तो उकाई परियोजना जो है गुजरात में एक ताप्ती नदी है, उसी नदी पर स्थित है। यहाँ से एक बात और आप लोग समझ लीजिएगा, एक जम्मू कश्मीर का नाम आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी है। ठीक है, कौन सा नदी, झेलम नदी। और ये झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल यानी तुलबुल परियोजना। कौन सा परियोजना, तुलबुल परियोजना। ध्यान दीजिएगा, तुलबुल परियोजना की अगर बात करें तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक अगर हम सतलज नदी की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे सतलज नदी। तो सतलज नदी की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे उकाई परियोजना की बात की जा रही है। तो उकाई परियोजना की अगर बात की जा रही है, ठीक है, तो गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। ठीक है, उकाई परियोजना कहाँ है, तो गुजरात में ताप्ती नदी पर। अगर हम बात करें झेलम नदी की, ठीक है, तो झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना। कौन सा परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, आपसे अगर पूछा जाए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें उकाई परियोजना की, तो उकाई परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, उकाई परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें सतलज नदी की, कौन सी नदी की, सतलज की, तो सतलज नदी के लिए आप सभी को पता होगा कि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। कौन सा नदी पे है, सतलज नदी पर। सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, और झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। और ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना।
ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना कहाँ में है? गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में, ठीक है। और सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। और इससे लाभान्वित जो क्षेत्र है, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित जो क्षेत्र है वो है पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि ये सब। एक बात और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक नदी का आपने नाम सुना होगा, रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। तो रावी नदी का आपने नाम सुना होगा, तो रावी नदी जो है ना, रावी नदी, ठीक है, रा से रावी नदी और र से रंजीत सागर बांध, ठीक है, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। तो ध्यान दीजिएगा, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे, ठीक है। रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। चलिए, तो हमारा जो सवाल था उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वो हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सा नदी? ताप्ती नदी, ठीक है। अगला सवाल को चलते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे कहा जाता है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, ठीक है, वो नदी का नाम बताना है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। वो कौन सी नदी है? आपके पास ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, सिंधु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो नदी, वैसा नदी का नाम बताना है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिस नदी को हम दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं। चलो, तो हम दक्षिण गंगा की बात करें तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, एक नाम आपने सुना होगा गोदावरी का, ठीक है, गोदावरी। ये गोदावरी जो नदी है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अगर गोदावरी बेसिन की बात करें तो गोदावरी बेसिन मध्य में, गोदावरी बेसिन की अगर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों के साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, आदि राज्यों में ये फैली हुई है। जिसका कुल अगर हम बात करें क्षेत्रफल का, ठीक है, तो लगभग 3,12,000, ठीक है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। गोदावरी की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं, गोदावरी नदी की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं, ठीक है, कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी जो है, अगर गोदावरी नदी की बात करें इसके उद्गम स्थल की, ठीक है, उद्गम की बात करें तो ये आपने नाम सुना होगा त्रयंबकेश्वर, ठीक है, त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर इसका नाम भी लोग लेते हैं, जाप करते हैं ओम त्रयंबकेश्वर, ठीक है। तो त्रयंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ है, ब्रह्मगिरी पहाड़, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ों से ये निकलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी गोदावरी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो हुई है वो त्रयंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ों से हुई है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसके अगर विस्तार क्षेत्र की बात करें तो 3,12,000 किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्र है। यानी हमारा सवाल था कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो हो जाएगा गोदावरी नदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो त्रयंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पहाड़, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो सवाल आपके पास आता है वह है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, आपके पास ऑप्शन है तिब्बत, चीन एवं म्यांमार से, बी में है भूटान, नेपाल एवं भारत से, और सी में है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो सवाल कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी किन किन देशों से होकर, यानी कहाँ से कहाँ तक ये गुजरती है, कैसे कैसे गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये जो है ना, आप नाम सुने होंगे, हालांकि बहुत ही अजीब टाइप का नाम है, चेमायुंग दुंग हिमनद, ठीक है, हिमनद, देखिएगा, चेमायुंग दुंग हिमनद। तो ये जो है यही जगह से, यानी यहीं से हिमनद से ये निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो चेमायुंग दुंग हिमनद से, ठीक है। अगर इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, तिब्बत मतलब चीन, ठीक है, चीन। उसके बाद ये देखिए, ये अपवाह क्षेत्र है, मतलब यहाँ से बहती है भूटान, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश। चलिए ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश आदि में ये विस्तृत है।
यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और चीन की बात करें तो चीन में इस नदी को, ठीक है, चीन में अगर इस नदी की बात करें तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को, वहां ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग, ठीक है, यारलंग जैगबो, यारलंग जैगबो नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ में? चीन में। चीन में यारलंग जैगबो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगर वही हम बात करें बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश में, ठीक है, तो बांग्लादेश में इस नदी को, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना। ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं। यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और चीन में यारलंग जैगबो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद भारत की बात करते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में, ये अरुणाचल प्रदेश का आपने नाम सुना होगा, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र अगर भारत में प्रवेश करते हैं तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसमें दो, एक है दिबांग, ठीक है, दिबांग, और एक है लोहित। दिबांग और लोहित जो नदी है ना, ये दो नदियां इसमें आकर के मिलती है, दिबांग और लोहित। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी और इसमें दिबांग और लोहित दो सहायक नदियां मिलते हैं। ठीक है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर और हम बात करें तो कामेंग, देखिएगा, कामेंग, ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें सुबनसिरी, 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 और बात करें मानस, ठीक है, और हम इसकी अगर बात करें तो वो है पुत्थीमारी, ठीक है, पुत्थीमारी एवं संकोस, संकोस, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियां। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुत्थीमारी, संकोस, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारियां हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक सब्जेक्टिव का भी काम बनते जा रहा है, तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होंगे। चलिए, सवाल क्या कर रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो हमने सुना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश, इन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, इस ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन की बात करें, तो इसमें है तिब्बत, चीन, म्यांमार। तो म्यांमार से नहीं गुजरते, इसलिए ऑप्शन गलत हुआ। उसके बाद बी में है भूटान, नेपाल एवं भारत। चलिए, भारत से गुजरती है, भूटान से गुजरती है, पर नेपाल से नहीं, इसलिए भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम तीसरा ऑप्शन की बात करें तो चीन से गुजरती है, तो जी हाँ गुजरती है। भारत, इससे भी गुजरती है। बांग्लादेश, तो जी हाँ बांग्लादेश से भी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से। चीन की बात करें तो चीन में किस नदी के नाम से जानते हैं, इसका यारलंग जैगबो के नाम से। भारत में किस नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। यानी करेक्ट आपका जो आंसर होगा वो सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास, ये सवाल आपके पास रहा, किस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। ठीक है, किस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है, आपके पास सवाल है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। अगर हम हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, उड़ीसा का आपने नाम सुना होगा। उड़ीसा में संबलपुर एक जिला है। कौन सा जिला, संबलपुर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। उड़ीसा के संबलपुर एक जिला है। संबलपुर क्या है, जिला है। तो इसी जिला में, ठीक है, संबलपुर जिला में, ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिला में हीराकुंड बांध जो है ये अवस्थित है। और हीराकुंड बांध जो है ना, ये भारत के सबसे लंबा मिट्टी बांध, भारत के सबसे लंबा मिट्टी बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा मिट्टी बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा मिट्टी बांध यही हीराकुंद बांध है। ठीक है, जो उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है। उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है कौन सा बांध, तो ये हीराकुंड बांध।
जो भारत का सबसे लंबा मिट्टी बांध के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके अगर हम निर्माण की बात करें, इस बांध के निर्माण की बात करें, तो इस बांध का निर्माण महानदी पे हुआ है। कौन सा नदी पे हुआ है? महानदी, ठीक है, महानदी, ठीक है। तो महानदी पर इसका निर्माण हुआ है और इसका निर्माण 1948 से शुरू किया गया था। 1948 में शुरू किया गया था और 1948 से लेकर 1957 तक, ठीक है, 1948 से लेकर 1957 ईस्वी तक इसका निर्माण का कार्य चला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई प्रमुख बहुउद्देशीय नदी, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक हीराकुंड बांध को माना गया है। और इस बांध ने यानी पूर्ण रूपेण से 1966 ईस्वी से, ठीक है, 1966 ईस्वी से अपना जो है पूरी क्षमता के साथ कार्य करना ये शुरू कर दिया था, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में आपने क्या जाना? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है उड़ीसा नदी के संबलपुर जिला में, ठीक है, ये महानदी पर स्थित है। और इस हीराकुंड बांध परियोजना को यानी हीराकुंड बांध जो बनाने का शुरू जो कार्य किया गया था 1948 से लेकर 1957 तक, लेकिन 1966 ईस्वी से ये पूर्ण रूपेण अपना कार्य शुरू कर दिया था, ठीक है, पूरी क्षमता के साथ। और ये भारत का सबसे लंबा मिट्टी बांध के नाम से जाना जाता है। नहीं, भारत के सबसे लंबा मिट्टी बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में है, संबलपुर में। कौन नदी पे? महानदी पर, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना अवस्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो उड़ीसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कहता कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है, तो हमने अभी ही बताया कि हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पे है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, यानी हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पर है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रण करना, ठीक है, बाढ़ से बचाना और सिंचाई, जल विद्युत परियोजना भी और फिर मत्स्य, ये सब इसकी प्रमुख क्या है, इसका उद्देश्य है, ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, तो हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो कौन सा नदी पे है? महानदी पे। कौन सा नदी पे है? महानदी पे। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पे है? महानदी पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल आपके पास जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए फिर से वही रिपीट सवाल आ गया। चलिए, महानदी पे, ठीक है। कौन सा नदी पे? महानदी पे। चलिए आगे सवाल हम चलते हैं। हाँ, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, इस किसने कहा था? बात करते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ना वो आधुनिक भारत के मंदिर है। और इस बात को, ठीक है, इस बात को, यह कथन जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर है, क्योंकि ये परियोजना एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की गई थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, नर्मदा, महानदी, कावेरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? आप जानते हैं कि ज्यादातर नदी जो हैं वो एक अरब सागर में गिरने वाली नदी होती है, अरब सागर में, ठीक है, और कुछ जो नदियां हैं वो हैं बंगाल की खाड़ी में। किसमें? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, और नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम आप लोग को एक नदी का एक क्लास स्पेशल देंगे जो सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको हम डिटेल बताएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, केवल ऑब्जेक्टिव, और इसके नदी के बारे में एक डिटेल से एक आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपका क्लास देंगे, और मुझे उम्मीद होगा कि वो क्लास आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है, और उसमें पूरा डिटेल हम आप लोग को बता देंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसमें ज़्यादा समय देना नहीं। तो हम बात करते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, यानी अगर बात करें नर्मदा, तो एक नर्मदा नदी जो है, ठीक है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है जाकर के, ठीक है। और अगर हम बात करें कावेरी की, कावेरी नदी की, अगर हम बात करें महानदी की, ठीक है, अगर हम बात करें गोदावरी की, गोदावरी, ये सब जो नदियां हैं
ये सब जो नदियां हैं ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कावेरी बंगाल की खाड़ी, महानदी बंगाल की खाड़ी, गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो यहाँ पे देख लीजिए महानदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में। यही हमसे सवाल पूछा जा रहा था। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी की अगर बात करें तो ये नर्मदा नदी जो है इसको हम नर्मदा नदी की बात करें तो रेवा के नाम से भी जाना जाता है। कौन नदी के नाम से? रेवा। ठीक है, नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा नदी? रेवा नदी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है ये नर्मदा नदी जो है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। अगर हम बात करें नर्मदा मध्य भारत के, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में नदी बेसिन वाली एक प्रमुख नदी है। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें, किसकी? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये अमरकंटक का आपने नाम सुना होगा, अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक से हुई है। ठीक है, नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से? अमरकंटक से हुई है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को इसके जीवन रेखा नदी बोला जाता है, यार जिसको जीवन रेखा भी कहते हैं। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। अगला जो सवाल आपके पास है यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य में ठीक है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? कौन सा नदी? मिंधोला। तो मिंधोला नदी किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। मिस्टेक है, टाइपिंग प्रिंट, ठीक है, टाइप मिस्टेक हो गया, असम हो जाएगा, टसम नहीं। तो असम, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो अगर हम मिंधोला नदी की बात करें, कौन नदी का? मिंधोला नदी का। तो ध्यान दीजिएगा मिंधोला नदी। ठीक है, तो मिंधोला नदी जो है इसका उद्गम जो है गुजरात राज्य के, ठीक है, गुजरात राज्य में दोसवाड़ा का नाम आपने सुना होगा। दोसवाड़ा के पास से होता है। ठीक है, गुजरात राज्य में दोसवाड़ा के पास से ये मिंधोला नदी का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, यानी मिंधोला नदी का उद्गम जो स्थल है गुजरात राज्य में दोसवाड़ा के पास से। यह नदी गुजरात में प्रवाहित होते हुए, मिंधोला नदी जो है गुजरात में प्रवाहित होते हुए और ये जा करके अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, मिंधोला नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 105 किलोमीटर है। कितना है? 105 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा मिंधोला नदी की कुल लंबाई कितनी है? 105 किलोमीटर। मिंधोला नदी कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। मिंधोला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुजरात राज्य में दोसवाड़ा के पास। ठीक है, गुजरात राज्य में दोसवाड़ा के पास मिंधोला नदी का उत्पत्ति होता है और ये जो है 105 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आपसे सवाल किया गया था कि किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो किस राज्य में? असम राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में बहती है? असम राज्य में। अगला जो सवाल आपके पास है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझिएगा, पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है या कहाँ पर स्थित है? पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो बिना देर की हम लोग समझते हैं। पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये केरल का, ठीक है, केरल का सबसे पहला, ठीक है, केरल का सबसे पहला जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत पावर स्टेशन है। ठीक है, जल विद्युत पावर स्टेशन है। ध्यान दीजिएगा, यानी हम बात करते हैं पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, तो ये केरल का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन है। केरल का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन है और पल्लीवासल पावर स्टेशन का उद्घाटन जो हुआ था 19 मार्च, ध्यान दीजिएगा, पल्लीवासल पावर स्टेशन या पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन हुआ था 19 मार्च 1940 ईस्वी। ठीक है, 19 मार्च
1940 ईस्वी में, यानी 19 मार्च 1940 ईस्वी को तत्कालीन, ठीक है, त्रावणकोर रियासत के दीवान सीपी, ठीक है, सीपी रामास्वामी रामास्वामी अय्यर, रामास्वामी अय्यर के द्वारा किया गया था। ठीक है, सीपी रामास्वामी अय्यर के द्वारा 19 मार्च 1940 को इसका उद्घाटन किया गया था। केरल का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन जिसका नाम है पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या पल्लीवासल पावर स्टेशन। तो पल्लीवासल पावर स्टेशन का जो है उद्घाटन 19 मार्च 1940 को सीपी रामास्वामी अय्यर के द्वारा किया गया था। कहाँ में? तो केरल में। ठीक है, केरल का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केरल। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? केरल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है आपके पास, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गामित है या फिर अमरकंटक से निकलते हैं? दो नदी की नाम बताना है। तो आपने इसके पहले हमने जब सवाल करवाया था तो एक नदी का नाम बताया था जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताना है दो नदी का नाम जो अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती, नर्मदा, और नर्मदा या सोन या बेतवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए ये सवाल है कि निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती है। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर हम नदियां की बात करें, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, तो एक नदी है नर्मदा जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ देर पहले भी पढ़ा, और एक नदी है सोन। अगर सोन की बात करें तो सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। यह नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात आदि से होते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि से होते हुए कहाँ जाकर के गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, आगे समझिएगा, अरब सागर में जाकर के मिलती है। और इसमें हम बात करते हैं वरना, बात करें तवा, बात करें कनार की या कोलार, ठीक है, कोलार, हटनी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अगर हम बात करें तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पे? नर्मदा नदी पर। तो सवाल आता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। और ये सोन नदी का भी अमरकंटक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सोन जो है, तो ये सोन नदी की अगर बात करें तो सोन नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी की? गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये जो सोन नदी है ये गंगा नदी में पटना के समीप जाकर के, ठीक है, पटना के समीप जाकर के गंगा में मिल जाती है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की, जो कहाँ जाकर के मिलती है? पटना में। पटना में जाकर के गंगा नदी में सोन जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो आपका सवाल जो था अमरकंटक से उद्गामित नदी कौन से हैं? दो नदी, तो नर्मदा और सोन। तो कौन सा ऑप्शन है? नर्मदा और सोन, ये बी। ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, सतलज, रावी, चेनाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें से ऑप्शन में दिया गया है रावी नदी, चेनाब नदी और सतलज नदी, और इन नदियों में से किस नदी का जो है उद्गम भारत में नहीं हुआ, मतलब जो भारत से नहीं निकलती है, कहीं और से निकल करके आती है। चलिए, तो देखिए, सबसे बात करते हैं सबसे पहले हम सतलज की। ठीक है, तो सतलज की अगर बात करते हैं, सतलज, तो इस सतलज नदी जो है ना, इसका उद्गम स्रोत राक्षताल, ठीक है, या राकसताल कह सकते हैं। राकसताल जो तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत, चीन। तो राकसताल तिब्बत है और यह सिपकिल्ला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है ये सिपकिल्ला दर्रा से, ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा से या दर्रे से, सिपकिल्ला दर्रे से
होकर के भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है इसी नदी पर, सतलज, हमने नाम बताया था, इसके पहले भी आपने देखा था, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ठीक है, किस नदी पे है, तो सतलज नदी पर, ठीक है। सतलज नदी जो है हिमाचल की लगभग सभी मुख्य श्रेणियों को पार करती है और ये सिंधु की सहायक नदी है। सतलज नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की, सिंधु नदी की। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज नदी, और सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, ये कहाँ से है, तो तिब्बत राकसताल से, ठीक है, तिब्बत राकसताल, यानी राकसताल इसका उद्गम स्थल है सतलज का, जो कि भारत में नहीं है, तिब्बत में है। कहाँ में है, तिब्बत में है। और ये भारत में सिपकिल्ला दर्रे के पास आकर के मिलती है, ठीक है, भारत में सिपकिल्ला दर्रे के से आकर के ये मिलती है, और भारत से गुजरते हुए ये चली जाती है, जाकर के किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में। कहाँ जाकर के मिलती है, सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। और इसी नदी पे, सतलज नदी पे ही भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। तो आपका जो सवाल था कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो हम बात करते हैं रावी की, तो रावी नदी का उद्गम स्थल भारत ही है, चेनाब का भी भारत ही है, जबकि सतलज नदी का भारत में उद्गम स्थल नहीं है, ये तिब्बत में है, राकसताल से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है वो कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां, बहुत सारी नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां, लेकिन आपको कहा गया है कि जो नीचे वर्णित है, नीचे के मतलब जो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है, और इसमें से बताना है कि कौन ऐसा सहायक नदी है गंगा का जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा की ओर बहती है। आपके पास ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन। हालांकि सभी के सभी गंगा नदी की ही सहायक नदियां हैं, कोसी भी गंगा की, घाघरा भी गंगा की, सोन भी गंगा की, लेकिन अब सवाल है कि कौन उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदियां हैं, ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रश्नगत, अगर बात करें तो गंगा की सहायक नदियों में सोन की अगर बात करें तो सोन नदी जो है ये उत्तर दिशा की ओर बहती है, ठीक है। सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहते हुए जाती है और पटना के समीप गंगा में जाकर के मिल जाती है, जो अभी हमने बताया कुछ देर पहले कि जाकर के कहाँ मिलते हैं, पटना में जाकर के मिलते हैं। अगर कोसी नदी की बात करें तो कोसी भी गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन सहायक नदी है, लेकिन वो उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती है। हालांकि कोसी नदी को आप जानते हो कि बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक नदी के नाम से इसे जाना जाता है। शोक नदी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बिहार में तबाही के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार में ये तबाही लाती है नदी, और मार्ग बदलने में काफी तेज ये नदी है, सबसे ज्यादा ये मार्ग बदलती है। कब कैसे ये मार्ग बदल लेगी इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यानी कोसी नदी जो है मार्ग बदलने में काफी आगे है, और इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है क्योंकि यह बिहार में काफी ज्यादा तबाही लाती है नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। पर सवाल था कि गंगा नदी की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है और कौन उत्तर की ओर बहती है, तो सोन की बात करें तो सोन जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है, ठीक है। और उत्तर दिशा की ओर बहते हुए जाते जाते पटना के समीप जाकर के, पटना में जाकर के इस गंगा नदी में जाकर के मिल जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। अब अगला सवाल की अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल जो आपके पास है, अय्यर बांध किस नदी पे बनाया गया। वाह, कितना अच्छा सवाल है। अय्यर बांध किस नदी पे बनाया गया है। बराकर नदी, कावेरी नदी, दामोदर नदी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए अय्यर बांध की बात करते हैं। तो अय्यर बांध की बात करें तो अय्यर बांध जो है ना वो दामोदर नदी पे बनाया गया, ठीक है। कौन नदी पे, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पे बनाया गया है अय्यर बांध, ठीक है। कौन नदी पे, दामोदर नदी पे, ध्यान दीजिएगा, दामोदर। तो अय्यर बांध दामोदर नदी पे बनाया गया है। यह दामोदर नदी परियोजना का भाग है, ठीक है। दामोदर नदी परियोजना का ये भाग है, दामोदर नदी परियोजना का यह भाग है। दामोदर जो है झारखंड, ठीक है, झारखंड, दामोदर जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, की संयुक्त परियोजना है। कौन परियोजना, दामोदर परियोजना, संयुक्त परियोजना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना, मतलब दोनों के मेल से, ठीक है, दोनों को मिलन से, यानी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है ये कौन सा, दामोदर परियोजना। कौन सा, दामोदर परियोजना। चलिए, तो अय्यर बांध जो है किस पे बनाया गया है, तो दामोदर बांध, यानी दामोदर नदी पे। किस नदी पे, अय्यर बांध दामोदर नदी पे बनाया गया।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा की बात करते हैं। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गोवा की बात करते हैं। तो गोवा की अगर हम बात करें तो आप एक नाम सुना होगा, मांडवी, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, मांडवी को ही कहते हैं महादयी। ठीक है, महादयी। तो मांडवी नदी कहिए या महादयी नदी कहिए, ठीक है, ये नदी गोवा से होकर के प्रवाहित होती है और इस नदी का उद्गम जो राज्य है वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक राज्य के ठीक है उद्गम स्थल की बात, उस उद्गम स्थल की बात करें मांडवी नदी के, तो कर्नाटक राज्य के जम्बोटी घाट से होता है। ठीक है, यानी मांडवी नदी, जिसको महादयी नदी के नाम से भी जानते हैं, तो मांडवी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य के जम्बोटी घाट से ये निकलती है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के जम्बोटी घाट से ये निकलती है। ठीक है, और ये गोवा से होकर गुजरती है। मतलब उसकी अगर बात करते हैं ओकर बाद, तो यह एक पश्चिम दिशीय नदी है। पश्चिम दिशा के मतलब पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी। ठीक है, पश्चिम दिशीय नदी है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें, मांडवी नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 62 किलोमीटर है। कितना है? 62 किलोमीटर है। ठीक है, मांडवी नदी की कुल लंबाई या महादयी नदी की कुल लंबाई 62 किलोमीटर है। ठीक है, यह नदी कर्नाटक तथा गोवा में प्रवाहित होते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, यह नदी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक और गोवा से प्रवाहित होते हुए, ठीक है, कहाँ जाकर के गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली एक और नदी का आपने नाम देखा, कौन सा नदी? मांडवी नदी। कौन सा नदी? मांडवी नदी। ये कर्नाटक और गोवा से होते हुए गुजरती है। इसका लंबाई मात्र 62 किलोमीटर है। सोच लीजिए, मात्र 62 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। तो कर्नाटक और गोवा से होते हुए गुजर जाती है और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। चलिए, तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो हम कहेंगे मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी को और किस नाम से जानते हैं? महादयी नदी के नाम से। चलिए ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो हम नर्मदा नदी की बात करें। ठीक है, तो नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से जानते हैं, हमने पहले ही बताया था, नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से जानते हैं, इसका उद्भव जो है मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से होता है। कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से होता है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश के जीवन रेखा भी कहा गया है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। किस में जाकर मिलती है? खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। चलिए ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से जानते हैं, अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है, खंभात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा नर्मदा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, इरावती इरावदी नदी किस में जाकर के मिलती है? इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अमेजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। इरावदी नदी किस में जाकर के मिलती है? तो अगर हम इरावदी नदी की बात करें तो ये जो है म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, इरावदी नदी जो है म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। यह नदी म्यांमार के उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होते हुए, उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होते हुए यानी ये म्यांमार को दो भाग में बांट देती है। म्यांमार को कितने भाग में बांट देती है? दो भाग में विभाजित कर देती है। कौन नदी? इरावदी नदी। इरावदी नदी जो है म्यांमार को दो भागों में विभाजित कर देती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए। ठीक है, यह नदी जो है ना अंडमान सागर में जाकर गिरती है। किस में जाकर गिरती है? अंडमान सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी से संलग्न क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से संलग्न क्षेत्र है, खाड़ी से संलग्न क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी से संलग्न मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। कौन सा? तो अंडमान सागर।
अंडमान सागर जो क्षेत्र है, यानी अंडमान सागर जो है, इसी में जा करके इरावदी नदी गिरती है। किस में गिरती है? अंडमान सागर में। हालांकि अंडमान सागर किससे संलग्न क्षेत्र है? तो बंगाल की खाड़ी से संलग्न, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है अंडमान सागर किससे? बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से। पर जा करके इरावदी नदी गिरती किस में? अंडमान सागर में। ठीक है, तो बहुत जगह इसका आंसर दे दिया जाता है बंगाल की खाड़ी। हालांकि बंगाल की खाड़ी गलत होगा, चूंकि ये बंगाल की खाड़ी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इरावदी नदी किस में जाके मिलती है? तो अंडमान सागर में मिलती है, न कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से संलग्न क्षेत्र है अंडमान सागर, उससे जुड़ा हुआ जरूर है, पर इरावदी नदी गिरती है किसमें? अंडमान सागर में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडमान सागर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम करेक्ट आंसर मारेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अंडमान सागर। अगर अंडमान सागर होता तो उसका आंसर मारते। ठीक है, बाकी आप लोग भी इस पे विचार कीजिएगा, सोचिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला सवाल, कौन सी नदी दिल्ली से होकर गुजरती है? कौन सी नदी दिल्ली से होकर गुजरती है? सतलज, सरयू, जमुना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसका जवाब जो देना है, चलिए, दिल्ली से होकर गुजरती है। तो अगर हम बात करें यमुना नदी का, आपने नाम सुना होगा। किस नदी का? यमुना नदी का। यमुना नदी जो है दिल्ली से होकर गुजरती है, और इस नदी का उद्गम स्थल जो है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र के यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, उत्तराखंड के ठीक है, हिमालय क्षेत्र के यमुनोत्री हिमानी से होती है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री हिमानी क्षेत्र। ठीक है, यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है, और यहाँ से निकलकर यह नदी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आदि से बहते हुए ये जाती है, और जा करके अंततः, मतलब अंत में, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। तो प्रयागराज गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा में जाकर के मिल जाती है। चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो नदियां हैं जमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन? चंबल, बेतवा, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन जमुना नदी के प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है? तो चंबल, बेतवा, केन। जमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, जमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, हिमालय क्षेत्र के यमुनोत्री हिमानी से, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, प्रयागराज में जाकर के बहते हुए प्रयागराज में जाकर के गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो जमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदियां हो गई, गंगा की सहायक नदी हो गई, चूंकि गंगा में जाकर के मिलते हैं प्रयागराज में। ठीक है, और जमुना नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं? तो चंबल, बेतवा, केन। चलिए, तो कौन सी नदी दिल्ली से होकर गुजरते हैं? तो दिल्ली से कौन गुजरते हैं? जमुना नदी। ठीक है, यमुना। अगर सरयू नदी की बात करें तो अयोध्या भी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, जमुना नदी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन, अगला सवाल जो है थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, शिव समुद्रम, चित्रकूट, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इस सवाल पे आप लोग को भी विचार करना है। देखिए, तो वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान में भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात, वर्तमान में भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई जो मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार अगर हम बात करें, तो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात की बात करें तो नोहकाली कई, ठीक है, नोहकाली कई जो मेघालय में है, यही है। यद्यपि कई स्रोतों में अभी भी यह श्रेय कुंचिकल जलप्रपात को दिया गया है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात को दिया गया है, जलप्रपात को, लेकिन रियल में नोहकाली कई जो मेघालय में है, यही जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किसके अनुसार? तो वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार। अगर हम बात करते हैं आयोग, मतलब इसमें
जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चन जब दिया जाता है तो बहुत जगह इसका आंसर जो है ना वो जोग जलप्रपात को दिया जाता है। बहुत जगह इसका आंसर क्या दिया जाता है? जोग जलप्रपात। यानी भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात। पर रियल में वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो नोहकाली कई मेघालय है। ठीक है, नोहकाली कई मेघालय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है जोग जलप्रपात की अगर बात करें तो जोग जलप्रपात जो है ना ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। शरावती, ठीक है, शरावती नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? शरावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है। चित्रकूट की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चित्रकूट कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला का नाम आपने सुना होगा। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। कौन नदी पर? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। शिव समुद्रम की अगर बात करें हम, शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कौन नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। ध्यान दीजिएगा, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर जो बस्तर जिला के समीप है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है आप क्या मानते हैं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा कि आप लोग इसका आंसर क्या मानते हैं। ठीक है, मेरे अनुसार तो ये इसका ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे अनुसार इस उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पर आप लोग इसे क्या मानते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने इसका डिटेल बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में साबरमती, लूनी, बेतवा उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली लूनी नदी का आपने नाम सुना होगा। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल की बात करें तो अजमेर के निकट, ठीक है, अजमेर के निकट अरावली श्रेणी के पश्चिम ढाल से तथा अंत कच्छ के रण में हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं सुकरी तथा मिठरी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। लूनी नदी के सहायक नदियां कौन कौन है? एक सुकरी नदी, ठीक है, और एक है मिठरी नदी। ठीक है, मिठरी नदी, सुकरी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान में ही स्थित है। चलिए, तो सवाल था कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी है लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है आपका वो है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। यह एक रन ऑफ द रिवर, ठीक है, रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, परियोजना है। पाकिस्तान इस परियोजना का शुरू से ही, मतलब पाकिस्तान जो है इस परियोजना का शुरू से ही विरोध मतलब इस आधार पे करता आ रहा है कि यह सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन करता है। सिंधु जल संधि यानी चूंकि बहुत सारे नदियां जो भारत से निकलती है और जाके पाकिस्तान में गिरती है, और कुछ नदियां जो चीन से निकलकर, हालांकि इसका डिटेल हम क्लास देंगे आप लोग को नदी के बारे में, तो उसमें हम विशेष समझाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। तो ध्यान दीजिए, 1960 में एक सिंधु जल संधि हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो 1960 ईस्वी में तो यही पाकिस्तान का था कि इसका उल्लंघन है, जबकि संधि के तहत इस नदी के जल का उपयोग भारत को अधिकार प्राप्त हुआ। जो 1960 में जो संधि हुआ था, ठीक है, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें बताया गया था कि इस नदी का, चिनाब नदी का जो जल का उपयोग करेगा वो यानी भारत का अधिकार क्षेत्र में वो रहेगा। ठीक है, पर इसका पाकिस्तान जो है विरोध करता आ रहा है शुरू से। चलिए, तो हम सवाल का जवाब जो है सलाल जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पे। चलिए ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, थोड़ा फास्ट में देखते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, और यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, और सिंधु की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की अगर लंबाई बात करें तो 2900 किलोमीटर लगभग। ठीक है, 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की 2880, और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। तो यानी इसका लगभग जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी की ओर चलेंगे, 2900 किलोमीटर।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है से किससे? पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंगा बेसिन के ऊपर, ठीक है, वर्षा वितरण पैटर्न पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है, जिसका कारण मानसूनी हवाओं का कमजोर होना होता है। इसका कारण क्या है? मानसूनी हवाओं का कमजोर हो जाना। तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नहीं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, तो दक्षिण उत्तर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला सवाल है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, यानी जो अमरकंटक से निकलती है 3 नदियों का नाम बताना। सोन, महानदी, नर्मदा, नर्मदा कृष्णा गोदावरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं सोन नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, जबकि महानदी का वास्तविक उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा से है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें तो सोन और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक, कहाँ से? अमरकंटक से होता है। जबकि महानदी का अगर वास्तविक उद्गम की बात करें, ठीक है, महानदी के वास्तविक उद्गम की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ जिला के सिहावा पहाड़ी से है। चलिए तो इसका थोड़ा सा जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इसका क्या आंसर होगा? जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, इसका जवाब आप लोग को देना है। चलिए तो आज हम आप लोग के पास आप लोग से विदा लेते हैं। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा, ताकि हम और भी आगे सेशन लेकर के आएँ। चलिए धन्यवाद।